अपि जो कि अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। तो आज हम व्याकरण बोध पढ़ रहे हैं तुलसिया मेहता वाले। आज हम इसके व्याकरण बोध के बारे में, व्याकरण बोध क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया है ना। तो अपि तो कहीं पर भी आए उसका अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ यह बताया गया है कि अगर वाक्य के आरंभ में अपि आए तब क्या होता है। अपि अव्यय यदि वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त हो, अपि अव्यय यदि वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किया जाता है, तब वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश के ग्रामर में जब हम इज आर एम या जो भी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर, ये पहले लग जाता है शुरुआत में, तब वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, अर्थात इंटेरोगेटिव वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि अपि जब पहले लग जाता है तब उस वाक्य को हम क्या से शुरू करते हैं। जैसे कि ये उदाहरण है, अपि तस्य गृहे सर्व कुशलम। तो अपि जब पहले लग गया तो इसका अर्थ हम इस तरह से लगाएंगे, क्या, तस्य मैंने उसके, गृहे मैंने घर में, सब कुशल है और क्वेश्चन मार्क, क्या उसके घर में सब कुशल है। क्या इसलिए लगा क्योंकि अपि पहले आ गया। वैसे तो यह अपि अव्यय है और अव्यय के रूप में जब ये लगता है तब उसका अर्थ भी होता है ना। तो अब जब अव्यय पहले लग गया तो इसका मतलब है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया और इसका अर्थ हो गया, क्या उसके घर में सब कुशल है। अब इस उदाहरण को ध्यान में रखकर अपि अव्यय का प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं आपको, है ना। तो 5 वाक्य बनाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं चाहूंगी कि 4 वाक्य मैं आपको बना के दूंगी, लेकिन एक वाक्य आप बनाकर दिखाएंगे कमेंट के रूप में। कमेंट में आप एक वाक्य, 5वां वाक्य आप बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें काम करेंगे, 4 वाक्य मैं बनाकर दूंगी। उसके बाद आता है पाठ 2। पाठ 2 में प्रत्यय के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में, यानी कि मूल शब्द के अंत में जब कोई अंश लग जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। जो है तालिका के रूप में इसे देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धित और स्त्री। यहाँ पे कृदंत को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे क्री जो लगा हुआ है ना, क्री के हिसाब से हम देखेंगे। क्री का मतलब होता है क्रिया यानी कार्य करना, कार्य करने का बोध जहां होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। और ये क्री लगा है यानी कि ये क्री धातु से बना है। क्री का मतलब क्रिया या फिर धातु। तो क्री यानी कि क्रिया धातु वाले जितने भी शब्द होते हैं उनमें जो प्रत्यय लग जाते हैं उनको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यह है कि कृत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्तवतु, शत्रु, शाणच, तव्यत, अनियत, ये वाले जो प्रत्यय हैं इन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं में लग जाते, धातु के पीछे लगते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में तो लगते ही हैं, लेकिन ये इसकी पहचान कैसे करें कि ये कहाँ लगते हैं। ये तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले शब्दों में लगते हैं। और ये तद्धित प्रत्यय त्व, तल, ठक, मातुप, मतुप इस तरह के प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो होता है जो पुल्लिंग वाले शब्दों से स्त्रीलिंग में बनाया जाता है, बदला जाता है, उसे स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। और इसमें प्रयोग होने वाले प्रत्यय टाप और दीप होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं, है ना। लेकिन ये संस्कृत भाषा में ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेष्य
यानी संज्ञा जिस विभक्ति लिंग और वचन में होता है उससे उस विशेषण भी उसी विभक्ति लिंग और वचन में होता है। जैसे कृष्ण सर्पः, शीतलम जलम, उत्तमा विद्या, है ना। तो ये दोनों ही शब्द विशेषण और विशेष्य हैं। कृष्ण सर्पः यानी काला सर्प, तो काला कृष्ण जो है ये विशेषण है और सर्प संज्ञा है। इसी तरह से यहाँ दोनों में विभक्ति सेम है ना, कृष्ण प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये भी कृष्ण सर्पः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो दोनों में ही और साथ में ये पुल्लिंग भी है। इस तरह से शीतलम जलम दोनों में प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग और एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से उत्तमा विद्या यानी कि यहाँ आ की दीर्घ मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप है दोनों, साथ में प्रथमा विभक्ति और एक वचन, तो दोनों समान विभक्ति लिंग और वचन के होने चाहिए विशेषण और विशेष्य में। अब हम देखें कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे शब्द दिया हुआ है प्रसिद्धः, जिसमें विसर्ग लगा होता है वो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। पुल्लिंग जो मूल शब्द होता है जैसे प्रसिद्ध, उसमें विसर्ग लग जाता है तो वह प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाता है ना, और जिसमें विसर्ग लगा है वो पुल्लिंग है, जिसमें दीर्घ मात्रा लगी है अंत में वो स्त्रीलिंग है, और जिसके अंत में म हल लगा है यानी हलंत लगा हुआ है म में, तो वो होता है नपुंसक लिंग। तो इस तरह से हमने ये पहचान कर ली, पुल्लिंग में विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग में दीर्घ मात्रा होती है अंत में, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पर ई बड़ी ई है, यहाँ पर भी बड़ा आ की मात्रा है, तो दीर्घ मात्रा जिसके अंत में होती है वो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं, और जिसके अंत में म हल वाला लगा होता है वहां पर उसे हम नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं। अब आगे देखते हैं कारक एवं उपपद विभक्ति। कारक हम जानते हैं कि विभक्तियों में लगती है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कारक और उसके चिन्ह हो जाते हैं, और उपपद विभक्ति में इन कारक चिन्हों के माध्यम से हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे। विशेष अव्यय, वाक्य में आए किसी विशेष अव्यय और धातु को ध्यान में रखते हुए विशेष विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अध्यापकः छात्रान् प्रश्नम पृच्छति, है ना। यहाँ पर अध्यापकः तो एक प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक मूल शब्द में विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द रूप है और एक वचन है। अब छात्रान, छात्रान में देखते हैं, छात्रान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है छात्रों को। तो अध्यापक ने छात्रों को प्रश्न पूछा, पृच्छति पूछा, या क्योंकि ये वर्तमान काल का है तो पूछते हैं, अध्यापक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं। यहाँ छात्रान में द्वितीय विभक्ति लगी है, यहाँ छात्रान में द्वितीय विभक्ति लगी है क्योंकि प्रच्छ धातु उपपद है ना। अब आगे बढ़े कि इसको पाठ 4 में क्या बताया है। पाठ 4 में जो हमने पीछे अभी प्रत्यय पढ़े थे, तो प्रत्यय को अभी देखते हैं कि ये तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का कहाँ प्रयोग होता है ये हम अच्छे से देखेंगे अभी ध्यान से। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अच्छे से देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ में इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो तव्यत प्रत्यय लगा है, तव्यत का मतलब होता है चाहिए, जब चाहिए शब्द होता है तब उसमें तव्यत लग जाता है, तो यानी कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है ना। तो तव्यत का तव्य शेष रह जाता है, तव्यत का तव्य शेष रह जाता है, ये हमें ध्यान रखना है कि तव्य शेष रह जाता है, यानी कि जब जैसे किसी शब्द में के पीछे लग गया तो पठ में लग गया तो पठितव्य, तव्य शेष रह जाता है। जो यह तव्यत अंत वाला जो त है इसका लोप हो जाता है, तो तव्य शेष रह जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए।
अब जैसे सेठ है ये, सेठ यानी नियमित धातुओं में ई की मात्रा लगाकर